मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, वही प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राथमिक व्यवसाय का है। अपने प्राथमिक इससे पहले वाले वीडियो में अपने प्राथमिक व्यवसाय के कुछ क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपको बताया था कि प्राथमिक क्रिया के अंदर जो प्राथमिक जो व्यवसाय है उसमें विभिन्न प्रकार की क्रिया संपादित की जाती हैं, जैसे आखेट करना है, संग्रहण करना है, पशुचारण करना है, कृषि करना है, खनन करना है, लकड़ी काटना, बहुत सारी क्रियाएं संपादित होती है इसमें। तो आज अपन इसमें बात करेंगे पशुचारण की। देखो, पशुचारण से पहले मनुष्य आखेट किया करता था। आखेट के साथ साथ उसने संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती गई, तो उसको ऐसा लगा कि अगर हम इसी तरह से आखेट और संग्रहण करते रहे तो आने वाले समय में अपना जो जीवन यापन है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए समय के साथ हमें परिवर्तन करना आवश्यक है। उन्होंने क्या परिवर्तन किया? उन्होंने आखेट और संग्रहण के साथ साथ कुछ एक क्रिया स्टार्ट की जिसको कहते हैं पशुपालन करना। जब उनको एहसास हो गया कि संग्रहण और इससे आखेट से अपना जीवन यापन नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कुछ पशुओं को पालतू बनाया और पशु को पालतू बना करके उनके द्वारा प्राप्त सामग्री से, जैसे कुछ भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, चमड़ा प्राप्त हो रहा है, उनसे ऊन प्राप्त हो रही है, उनका जो मांस प्राप्त हो रहा है, उनसे वो अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे वो पशुपालन के साथ साथ एक जगह रहना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पशुपालन विकास के साथ ही मनुष्य में एक नयापन आया था और वो एक स्थायी जगह पर रहना स्टार्ट किया था, जिसके साथ साथ उसने कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो आज उसी पशुचारण की बात करेंगे। देखिए, पशुचारण के बारे में मैंने बताया है आखेट एवं संग्रहण पर, किस पर? आखेट और संग्रहण पर निर्भर मानव ने यह महसूस किया कि आखेट के द्वारा जीवन यापन करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को अपनाया और पशुपालन व्यवसाय में उन्होंने कुछ पालतू पशुओं को, कुछ उपयोगी पशुओं को पालतू बनाया और उससे अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त करने लग गया। जैसे भोज्य पदार्थ प्राप्त किया उसने, इसके साथ साथ उसने चमड़ा प्राप्त किया और ऊन प्राप्त की। ठीक है, और उनको एक नया रोजगार का क्षेत्र मिल गया। अपन ये देखते हैं कि उन्होंने नया क्षेत्र तो खोज लिया कि वर्तमान में अगर अपन ये देखें या अब जो अपना अध्ययन कर रहे हैं उसमें अपन ये देखें कि संसार के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर इस प्रकार का पशुपालन कार्य किया जाता है, या इसकी शुरुआत की। तो देखिए, इसके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। पहले क्षेत्र की बात करते हैं कि जैसे मान लो कि अपन जो भूमध्य रेखा अपनी, आपने ये देखा होगा इक्वेटर लाइन है, ठीक है, मिड पॉइंट होता है, ये इसके द्वारा ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, ये तो सबको पता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको अनेक नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो अपने जो बात करते हैं इसकी उष्ण और शीतोष्ण की, तो इसी के द्वारा डिवाइड होता है। तो एक क्षेत्र तो है इस भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द, दोनों ओर की बात करते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर चलते हैं तो कुछ अक्षांश होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 90 तक ऊपर होते हैं, 90 तक नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भूमध्य रेखा के दोनों, ये तो आपको पता है कि 5 डिग्री अक्षांश जो इंटरट्रॉपिकल जो जोन होता है, ITC-Z होता है, इसके अंदर तो एक तरह से वनस्पति का, पशुपालन करने का एक महत्व नहीं होता है, क्योंकि वहां की जलवायु बड़ी कठोर होती है। ठीक है, इससे 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के जब अपन आगे 30 डिग्री अक्षांश तक चलते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो पशुपालन किया जाता है उसको अपन उष्णकटिबंधीय पशुपालन क्षेत्र कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जहां पर इस प्रकार का कृषि कार्य किया जाता है। अब इन क्षेत्र में जहां पर पशुपालन किया जाता है वहां पर जो वर्षा देखते हैं, भाई वर्षा कितनी होती है, क्योंकि ये पशुपालन के लिए वर्षा का होना बहुत जरूरी है। तो उस क्षेत्र में लगभग 50 से लेकर के 100, या आप ये कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर के आसपास तक वहां पर वर्षा होती है। और वहां पे एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसकी ऊंचाई होती है 1 पॉइंट यानी कि 1 मीटर और
3 सेंटीमीटर से लगभग 3 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, जो इन पशुओं को खिलाने के काम में ली जाती है। तो ये तो होता है इसका एक शीतोष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं इसको, ठीक है, सॉरी उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं। इसके आगे जब अपन चलते हैं तो जो कटिबंध आता है, जो जोन आता है, वो आता है शीतोष्ण कटिबंधीय जोन, क्योंकि जो शीत कटिबंध होता है वहां तो इस तरह से कार्य करना संभव नहीं होता है, बड़ी वहां की जगह बड़ी कठिन होती है। तो बीच का जो जोन होता है यहाँ का, यानी कि 30 डिग्री से लेकर के जो 45 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, और यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ पे जो ये दे रखी है, आपकी रेखा दिख रही होगी आपको, ये मुख्य अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री है। कौन सी है? 23.5। 23.5 से ऊपर कौन सी आती है? 30। और 30 से लेकर के ऊपर चलते तो यहाँ पर 45 डिग्री अक्षांश आता है। तो इन अक्षांशों के मध्य जो पशुपालन किया जाता है उसको अपन शीतोष्ण कटिबंधीय पशुपालन जोन कहते हैं, पशुपालन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, अभी डिटेल से पढ़ेंगे, उसको पढ़ें। तो उसके आगे चलते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र आता है जो 30 से 45 अक्षांश के मध्य होता है। और यहाँ की जो वर्षा होती है, वर्षा औसत वर्षा को देखते हैं तो औसत वर्षा होती है लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होना आवश्यक है। और यहाँ पे जो घास होती है इतनी बड़ी नहीं होती जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत घास थी। इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर भी पशुपालन किया जाता है, जैसे अपने थार का मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान का कुछ भाग आता है, पाकिस्तान और जो राजस्थान का जो मिला हुआ जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है, तो उसको अपने थार का मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान में तो क्या है? थार का। अब दोनों को मिलाकर पाकिस्तान में चलते तो इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में किसके नाम से जानते हैं? चोलिस्तान। तो थार का मरुस्थल ये। इसके अलावा आपका गोबी का जो अरब का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है? अरब के मरुस्थल में किस प्रकार की का पशुपालन किया जाता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, कालाहारी मरुस्थल है, वहां पर भी इस प्रकार का कार्य किया जाता है। कुछ होते हैं पर्वतीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र होते हैं? पर्वतीय। अब यानी कि विश्व के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी जो हिल्स स्टेशन है, जो जोन है, वहां पर जो इस प्रकार का जो पशुपालन का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे किसके? पशुपालन के। भाई पशुपालन संसार में कहां-कहां होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए, अभी इसकी डेफिनेशन देख ली थी अपन ने। आगे देखो, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन सी थी? अलग से टॉपिक डालना, जगह का भाव होने के कारण यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया गया है, अलग से टॉपिक डालना कि जो पशुचारण है, जो विश्व में पशुचारण हो रहा है, उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। इसका जो पहला ही जो जोन है अपन ने लिया उष्ण कटिबंधीय जोन। ये देखिए कौन सा जोन लिया है? उष्ण कटिबंधीय जोन। अब इस उष्ण कटिबंधीय जोन में लिखा है मैंने कि यहाँ पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो या इसके आसपास हो, और वहां पर इस प्रकार का पशुपालन का कार्य किया जाता है। और यहाँ पर घास की जो ऊंचाई होती है 1.8 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक होती है। इसको अलग टॉपिक में डाल सकते हो आप, यहाँ से अलग टॉपिक बना लेना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, मैंने जो अंडरलाइन कर दी यहाँ से, ठीक है। पहला टॉपिक हो जाएगा कि यहाँ पर यहाँ पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जहाँ पर है तो वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहां पर इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। और यहाँ पर घास की ऊंचाई 1.8 मीटर से 3 मीटर तक होती है। अब यहाँ पर जो घास के जो मैदान है, यहाँ के जो प्रमुख घास के मैदान है, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं, आपने नाम सुना होगा, घास के मैदान के अलग अलग नाम होते हैं। स्टेपीज का नाम सुना होगा, प्रेरीज का नाम सुना होगा, पंपास का नाम सुना होगा आपने, कंपास का नाम सुना होगा, डाउन्स का नाम सुना होगा, वेल्ड्स का नाम सुना होगा। ये सारे क्या है? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पशुपालन किया जाता है या घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख घास के मैदान। अब आप यहाँ पे नंबरिंग सीरियल से डालना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आप सीरियल से लिखना, क्योंकि मैंने जगह का भाव होने के कारण इसको इस तरह से डाल दिया। पहला सूडान। इस सूडान के अंदर जो घास का मैदान है उसको सवाना के नाम से जानते, ठीक। उसी प्रकार से जो ब्राजील की बात करते हैं, इस ब्राजील में जो घास का मैदान उसको कंपास कहते हैं। ब्राजील का नाम, ब्राजील जानते तो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, जो अभी दिखाऊं आपको, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। इसमें देखिए ये जो येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। तो इस ब्राजील में इस घास के मैदान को कंपास के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से वेनेजुएला, ये भी अमेरिका का ही, दक्षिण अमेरिका का ही,
या आप इसको लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लानोज कहते हैं। लानोज रहा, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका, कौन सा? यहाँ पर इसको पार्कलैंड कहते हैं। पार्कलैंड का मतलब क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐसी जगह पर पार्कलैंड जैसा क्षेत्र बनता है। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ पेड़ होते हैं और वो भी पेड़ काफी लंबे होते हैं, शंकुआकार पेड़ होते हैं और उसके बीच में घास का एरिया पाया जाता है। इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं? पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। भूमि का बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। तो इस तरह से उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड नंबर की, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी चर्चा की थी कि ये जो घास के मैदान है ये है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं और यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर, औसत रूप से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें दो टॉपिक बना सकते हो। पहला क्या कि ये जो घास के मैदान है, ये जो पशुपालन है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो पशुपालन है, ये 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य किया जाता है। सेकंड में लेंगे कि यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब जिस प्रकार से उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से इसके भी कुछ घास के मैदान हैं जिसमें हम बात करते हैं। जैसे अरूस है, किसकी बात करते हैं? अरूस। ये देखो ये अरूस था, इसको भी नंबरिंग डालना 1 2 और 3, नंबरिंग 1 2 3 ऐसे हम लिखना है इसको। पहला अरूस, रूस में इसको कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी के नाम से जानते हैं, स्टेपी घास के मैदान। हालांकि एशिया के जो घास के मैदान है, किसके घास के मैदान है? एशिया के घास के मैदान है, एशियन घास के मैदान है। इसको पढ़े भाई, रूस क्या है? रूस भी एशिया का हिस्सा है। यूएसए, अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में घास के मैदान प्रेरीज घास के मैदान में, और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, इसको क्या कहते हैं? डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा था आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसके नीचे न्यूजीलैंड है, इसी का पार्ट है, इस महाद्वीप का पार्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में देखिए थार का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है। देखिए ये भारत दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए भारत के पास में पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो सीमा राजस्थान से लगती है तो इस सीमा के पास जो मरुस्थल है उसको थार का मरुस्थल कहते हैं। किसका मरुस्थल कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। ये अपने एक बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से देखो सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसमें बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, घनत्व ज्यादा पाया जाता है इसमें। अब देखिए आगे चलते तो ये यूएस अमेरिका है, कौन सा आ गया? अमेरिका ही रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सब जानते हैं। अरब मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप, अरब देश जानते हैं। अरब देश देखो, अफ्रीका देखिए, क्या देखेंगे? अफ्रीका, अफ्रीका दिख रहा है। अफ्रीका के पास में एक लाल सागर है, रेड सी, ठीक है। और रेड सी के बगल में देखो सऊदी अरब लिखा हुआ है, ये अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे जो मरुस्थल उसको अरब मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इन क्षेत्र में इस प्रकार का पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो ये तो इसके थे ये इसके एरियाज, इसके क्षेत्र थे जहां पर पशुपालन का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पशुपालन। अब आगे अपन ये देखते हैं कि पशुपालन कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। कुछ लोग पशुपालन को एक व्यावसायिक रूप से पशुपालन करते हैं, पहले वाले लोग थे। इसका जो ये पशुपालन था एक चरवासी पशुचारण के रूप में हुआ करता था। चरवासी क्यों हुआ करता था कि पहले के जो पशु थे, यानी कि जो मनुष्य जो पहले पशु पालता था, तो उन्हें पशुओं का जो भरण पोषण है, उनका जो चारा है वो प्राकृतिक रूप से मिलता था। किस रूप से मिलता था? प्राकृतिक रूप से। वहां पर कोई चारागाह नहीं बनाया जाता था, प्रकृति के द्वारा ही चारागाह बनते थे। इसलिए एक जगह चारागाह नहीं मिलने के कारण ये लोग अपने पशु को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह की ओर प्रवास करते थे, जाते रहते थे, आते रहते थे। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं तो जो अपने पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग हैं वो भेड़ बकरियों के साथ, ऊंट के साथ, ऊंट बहुत सारे ऊंट लेके आते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में उनको चराने के लिए आते हैं, तो वो भी प्रवास करते हैं।
वो एक ऋतु प्रवास कहलाता। कैसा कहलाता? ऋतु प्रवास। तो इसी प्रकार से उसका जो पशु चारण के जो प्रकार है, उसमें जो पहला प्रकार है, इसका पहला प्रकार है चलवासी पशु चारण। नाम से ही पता लग रहा है, चलवासी चलने वाले, यानी ये लोग क्या करते हैं कि चलते हुए, पशु चराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है वो व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। किसकी दृष्टि से किया जाता है? व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। तो इस तरह से पशुचारण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। कौन सा हो गया? चलवासी पशुचारण हो गया। एक कौन सा हो गया? वाणिज्य पशुचारण हो गया। अब बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। ठीक है भाई, इससे आशय है, चलवासी पशुचारण से आशय है कि मनुष्य अपने पालतू पशु के साथ साथ प्रवास करता रहता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य पशु के चारे की तलाश में, पशु के भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता रहता है, घूमता रहता है। इस प्रकार के पशुचारण को अपन क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहते हैं। इसलिए इसके लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसकी अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है और इस क्षेत्र में किए गए जो प्रवास, यानी कि इस प्रकार का जो प्रवास है वो ऋतु के अनुसार होता है। सर्दी में, गर्मी में ये लोग प्रवास करते रहते हैं। इसको ऋतु प्रवास भी कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो आप बताना कि जब ये जो चलवासी जो पशुचारक होते हैं ये अपने पशु के साथ ऋतु के अनुसार स्थान चेंज करते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं कि गर्मी की जो ऋतु होती है, वर्षा की जो ऋतु होती है, तो पहाड़ों पे चले जाते हैं कि वहां पर पहाड़ों पर पशु के लिए बहुत अधिक घास उगाता है, इसलिए उनका भोजन मिल जाता है। और सर्दियों में ये लोग पर्वतों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं क्योंकि वहां की जलवायु क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। इसलिए ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। इसी को अपन ऋतु प्रवास कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋतु प्रवास क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जब ये पशुचारक होते हैं ऋतु के अनुसार अपने पशु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करते हैं, इस प्रकार के प्रवास को ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रवास की कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन से? चलवासी जो पशुचारण की बात करें इसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता होती है? देखिए, पहली विशेषता, पहला टॉपिक यह है कि ये व्यवसाय मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया के अंतर्गत आता है। ये व्यवसाय मनुष्य लाभ के लिए नहीं करता है, व्यापार के लिए नहीं करता है, केवल अपने जीवन यापन के लिए करता है। इसलिए जीवन निर्वाह क्रिया के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर, इस व्यवसाय में पाले जाने वाले पशु मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होते हैं, कृत्रिम वनस्पति पर निर्भर नहीं होते क्योंकि उस समय उपलब्धि नहीं थी। तो इसमें अधिकतर जो पशु होते हैं वो किस पे? प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर। अगला नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी में कि इसमें अधिक विस्तृत भूमि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि छोटी भूमि का उपयोग तो वहां किया जा सकता है कि जब मनुष्य अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से वहां पर कोई नए चारागाह का विकास करे। तो यहाँ पर स्थिति नहीं थी, इसलिए काफी लंबे क्षेत्र में घूम करके अपने पशु को चरा के लाया करते थे, इसलिए इनको अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। जो पहले बात कर चुके अपन, ये लोग कैसा प्रवास करते हैं? ऋतु के अनुसार, यानी कि मौसम के अनुसार स्थान चेंज करते रहते हैं। ठीक, अब अपन ये देखते हैं कि भाई जो देखिए भाई चलवासी पशुचारण भी हो गया, चलवासी पशुचारण की विशेषताएं भी हुई, लेकिन अपने को ये भी देखना है कि चलवासी जो पशुचारण है इसमें कौन से पशु पाले जाते हैं और किन क्षेत्र में उन पशु को पाला जाता है। जैसे इसमें ऊंट भी पाला जाता है, रेनडियर भी पाले जाते हैं, याक भी पाले जाते हैं, या भेड़ बकरी भी इसमें पाली जाती है। लेकिन एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, किस क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रमुख पाले जाने वाले पशु, यानी कि चलवासी पशुचारण में प्रमुख पाले जाने वाले पशु। पहला टॉपिक है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया। दक्षिण पश्चिमी एशिया का मतलब समझ गए भाई? एक उत्तरी एशिया होता है, एक दक्षिण एशिया होता है, एक दक्षिण पूर्वी एशिया होता है, दक्षिण पश्चिमी एशिया। ठीक है, जैसे मान लो कि भारत का जो इधर वाला एरिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ईरान, इराक वाला एरिया, ये किस में आता है?
दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका, किसकी बात करते हैं, अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। देखो ये है, ये नाइजीरिया, नाइजर, माली, सूडान, चाड वगैरह, ये सारे किसमें आते हैं, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला एरिया किसका है, सहारा मरुस्थल का है। तो यहाँ पर ऊंट पाला जाता है। क्या पाला जाता है, लिखा हुआ है कि दक्षिणी पश्चिमी, ये दैव और पै लिखा है, दक्षिणी पै का मतलब पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट पाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एशिया के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर याक पाला जाता है। यहाँ तक टॉपिक है, यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में याक पाला जाता है, पहला टॉपिक ये, ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक ये और थर्ड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर, टुंड्रा प्रदेश में क्या पाया जाता है, रेनडियर पाला जाता है, यही तक है। रेनडियर का मतलब जानते हो क्या, रेनडियर ऐसे जो पशु होते हैं जो जिनके शरीर में बड़ी बड़ी जो बाल होते हैं, ठीक है, जो सर्दी को सहन कर सकते हैं, बर्फीले क्षेत्र में चल सकते हैं, या कठिन परिस्थिति में भी वो अपना साथ देते रहते हैं। इस प्रकार के जो पशु, जिसको रेनडियर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनडियर। तो टुंड्रा प्रदेश में पाले जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में ठंडे प्रदेश होते हैं, कठिन जलवायु वाले प्रदेश है। इसके अलावा जो अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान है, अरब है, ईरान है, इराक, अफगानिस्तान है, ये तेलीय देश है। अफगानिस्तान को छोड़ दे तो बाकी सारे तेलीय देश के अंतर्गत आते हैं, ओपेक के सदस्य हैं। तो इनमें भेड़, बकरी, गाय व घोड़े पाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक नोट लगा के लिखा है, आ सकता है कि हिमालय क्षेत्र में कुछ जाति, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया, ये जनजातियां हैं। क्या है, जनजातियां। ये क्या करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तो पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं और सर्दी की ऋतु में मैदानी क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं। जिन्हें पर क्या कहते हैं, एक तरह से ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ठीक। अभी बताया कि प्रमुख पाले जाने वाले पशु, कौन से क्षेत्र में कौन सा पशु पाला जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर आप वही नोट लगा के लिखते हैं कि कौन सी जो ऐसी जनजातियां भारत में, हिमालय क्षेत्र में रहने वाली कौन कौन सी जनजातियां हैं जो ऋतु के अनुसार प्रवास करती हैं। तो देखो गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया लोग ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र और सर्दी की ऋतु में मैदानी क्षेत्र में, इसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। अभी अभी है ये रहा ऋतु प्रवास, इसको ऋतु प्रवास भी कहते हैं। ये मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। ये हो गया अपना एक तरह से चलवासी पशुचारण। कौन सा पशुचारण हो गया, चलवासी। अब बात करते हैं अपने वाणिज्य पशुचारण की। किस पशुचारण की बात करेंगे, वाणिज्य पशुचारण की बात करेंगे। नाम से ही पता लग रहा है कि इस प्रकार का पशुचारण है औद्योगिक, उद्योग होते हैं ना, उसकी प्राथमिक सामग्री की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, वाणिज्य पशुपालन कहते हैं। और वाणिज्य पशुपालन का जो चलन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, कि जब अपने विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, तकनीकी का विकास हुआ, नई नई मशीनें बनी, पूंजी की आवक हुई, ठीक है, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, तो इनके साथ साथ पशुपालन में एक परिवर्तन किया गया। और जो चरवासी पशुचारण था उसको एक स्थायी बना करके पशु के लिए सारी सामग्री वहां उपलब्ध करवा करके एक नया पशुचारण किया गया, जिसको कहते हैं अपने वाणिज्य पशुचारण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विज्ञान व तकनीकी विकास ने वाणिज्य पशुपालन का विकास किया, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। अब देखिए नाम से, और वाणिज्य पशुपालन कहाँ किया जाता था, मैं बताऊं आपको इसका विकास कैसे हुआ। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कल कारखाने। अब कल कारखाने कुछ पशु आधारित होते हैं, कुछ कृषि आधारित होते हैं, कुछ खनिज आधारित होते हैं, अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग उनके जो उत्पाद होते हैं, जिसको प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। जो पशु से पर निर्भर जो कारखाने होते हैं, उनकी जो सारी सामग्री है
वो वाणिज्य पशुपालन क्षेत्र से उपलब्ध करवाई जाती। ठीक, तो पहला टॉपिक, इसकी विशेषता की बात करते हैं भाई, इसकी क्या विशेषता होती है। यहाँ पर देखो मैंने डाला है, इस वाणिज्य पशुपालन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अलग टॉपिक डालेंगे यहाँ पर, विशेषताएं यहाँ पर क्या डालेंगे, विशेष। पहली विशेषता क्या कह रही है कि यह अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय। अधिक व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि इनके लिए अच्छी जगह बनाई जाती है, ठीक है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, इसके प्रजनन पर बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना, और अलग अलग कैटेगरी के पशुओं को अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय, क्योंकि इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की, और जब तक अपने पास पूंजी नहीं होगी इस व्यवसाय को कर नहीं सकते। इसलिए इसको करने के लिए विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आपसे पूछ सकते हैं कि पूंजी प्रधान व्यवसाय है, पूंजी प्रधान पशुपालन कौन सा है, वाणिज्य पशुपालन है। कौन सा है, वाणिज्य पशुपालन। आगे करते हैं कि यहाँ पर पशु को चराने के लिए या पशु को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, जिसको अपन रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। ये मोस्ट टॉपिक है कि रेंज किसे कहते हैं, क्या है, रेंज किसे कहते हैं। आप बताएंगे कि वाणिज्य पशुपालन के दौरान जो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो बाड़े बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, जिसमें पशु को रखा जाता है। ठीक, आगे तीसरा देखिए, पशु उत्पादन को वैज्ञानिक ढंग से, यानी कि पशु का जो उत्पादन हो, जैसे पशु से दूध प्राप्त हो रहा है, पशु से मक्खन प्राप्त हो रहा है, पशु से चमड़ा प्राप्त हो रहा है, पशु से मांस प्राप्त हो रहा है, या अन्य प्रकार की सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं, तो इनको वैज्ञानिक विधि से डिब्बा बंद करके परिष्कृत करके इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है, या एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। इसलिए इसमें वैज्ञानिक तकनीकी की आवश्यकता होती है। अगला दिया है, इसमें जो उत्पाद होते हैं, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं वो काफी लंबे समय के लिए चल जाते हैं, लेकिन कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं वो काफी कम समय में खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए वाणिज्य पशुपालन में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की जाती है, जहां पर इसको शीत भंडार कहते हैं, शीतल क्षेत्र कहते हैं। तो उनकी व्यवस्था की जाती है जिनमें उसको काफी समय तक रखा जा सकता है, उपयोगी सामान हो तो उसको रखा जा सकता है। जैसे लिखा है, इसमें उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता। ठीक है, अगला है, देखिए वाणिज्य पशुपालन में जो पशु का जो प्रजनन होता है उसमें सुधार किया जाता है। देखो प्रजनन का सुधार का मतलब क्या होता है कि जो कृत्रिम गर्भधान के द्वारा जो प्रजनन करवाया जाता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि गर्भधान के दौरान जो प्रजनन के दौरान जो विशेष प्रकार की जो मेडिसिन होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके पशु में जो उत्पादकता है, जैसे दुग्ध उत्पादन है, उसको अपन बढ़ा सकते हैं, या उनसे जो प्राप्त होने वाला जो बच्चा है उसकी क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भधान। क्या कहते हैं इसको, कृत्रिम गर्भधान, जो यांत्रिक रूप से, इसके रूप से यांत्रिक रूप से पशु को पशु में गर्भधारण करवा करके उसे जो बच्चा पैदा किया जाता है या उसमें प्रजनन किया जाता है। तो पशु में प्रजनन सुधार किया जाता है, बीमारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पशु में अनेक प्रकार की बीमारियां चलती हैं, जैसे खुरपका है, मुंहपका है, या जहरीली बुखार है, ठीक है, अन्य प्रकार बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहले इनके बारे में जानते नहीं थे, जानते भी तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, तो ये चरवासी पशुचारण में संभव नहीं था। अगला दिया है कि ये जो पशुचारण है कहाँ होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, जैसे रूस में इसको किस नाम से जानते थे, देखो स्टेपिन, यूएसए में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स, ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाणिज्य पशुपालन है ये सुधरा हुआ पशुपालन है, वैज्ञानिक तकनीकी से किया गया पशुपालन है, पूंजी आधारित पशुपालन है, इसमें हर प्रकार के क्षेत्र पे ध्यान दिया जाता है। इसमें एक चीज ये होती है कि
पशु अलग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ एजेड होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो इनमें बच्चों को अलग रखा जाता है, दुधारू पशु को अलग रखा जाता है, वृद्ध पशु को उनको अलग रखा जाता है, बिना दुधारू पशु को अलग रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये अपना वाणिज्य पशुपालन हो गया। आगे चर्चा करेंगे, कृषि क्षेत्र की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे?